नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। भारत ऑस्ट्रेलिया खेल साझेदारी को नई उड़ान। पहली बार भारत में होगा बिग बैश लीग का मुकाबला। कोटा मेडिकल कॉलेज को मिली 62 करोड़ की सौगात। इलाज में बाधा नहीं बनेगा आर्थिक अभाव, बोले ओम बिरला। मदन राठौड़ ने जनसुनवाई में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। डोटासरा ने पेपर लीग और यूसीसी पर सरकार को घेरा। ओबीसी सर्वे और निकाय चुनावों पर भी उठाए सीधे सवाल। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। अंतिम संस्कार में जाते समय बस की चपेट में आने से हुआ हादसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेलों में साझेदारी को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया आईपीएम एंथनी अल्बनीज ने खेल सहयोग का नया रोड मैप जारी कर दिया। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का एक मैच भारत में खेले जाने वाला है। दिसंबर में आपको बता दें चेन्नई के ट्रैपार्क स्टेडियम में मेलबॉर्न रेनिगेट्स और पर्थ स्कॉचर्स आमने सामने होंगे। दोनों देश खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, नई तकनीक और युवा खिलाड़ियों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। इस पहल से आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंध और मजबूत होने की सभी को पूरी उम्मीदें हैं। एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन 2026 में हिस्सा लिया। इस बैठक में आपको बता दें देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने, अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने और नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चाएं की गई। सम्मेलन में सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही आपको बता दें इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 12 वर्षों में सीमा क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया। अमित शाह के मुताबिक साल 2013 के मुकाबले अब सीमा पर बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 400% सुधार हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना रहा कि मजबूत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देश की सुरक्षा और भी ज्यादा बेहतर हुई है। साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जब मैं चतुष्कोणीय सुरक्षा दृष्टिकोण कहता हूं, उसमें 4 लिंब बनाए हैं। एक सीमा रक्षक बल, जिस सीमा पर जो बल होगा वो, राज्य और जिला प्रशासन,
जिसने एंक्रोचमेंट, अवैध एंक्रोचमेंट से लेकर सारी गतिविधियों को देखना है, जनसांख्यिकी के बदलाव को भी। वहीं कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करीब 62 करोड़ रुपयों की स्वास्थ्य परियोजना का लोकार्पण किया है। इस दौरान आपको बता दें नए पीजी हॉस्टल के उद्घाटन और कॉटेज वार्ड का भी भूमि पूजन किया गया। ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि उनका लक्ष्य मेडिकल कॉलेज को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी संस्थानों में शामिल करना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन परियोजनाओं से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और युवा डॉक्टर को पढ़ाई, प्रशिक्षण और शोध के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कॉटेज क्यूबिकल वार्ड बनेगा। जो मरीज लंबे समय तक इलाज कराता है, उस लंबे समय से इलाज कराने वाले मरीज को क्यूबिकल कॉटेज की सुविधा मिले। उसके लिए 32 करोड़ की लागत से एक कॉटेज क्यूबिकल बनेगा। इसी के साथ मातृ शिशु अस्पताल जो 120 बेड का होगा, उसका भी 3 महीने में लोकार्पण होकर उसके अंदर मातृ शिशु के लिए वहां पर माता और होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार उस चिकित्सालय का शुरू करेंगे ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे। इसी के साथ इस मेडिकल कॉलेज को आने वाले समय में स्वच्छ, हरा भरा और सारे वार्डों को स्वच्छ रखना, सारे वार्डों के अंदर बेहतरीन सुविधाएं मिलना, ताकि सामान्य गरीब व्यक्ति भी आए तो उसको उस हॉस्पिटल के वातावरण में स्वच्छता हो और वहाँ पर जितने भी गंभीर कीटनाशक होते हैं उनके भी लिए भी इंतजाम हो ताकि कोई संक्रमण न हो, संक्रमण मुक्त हो, इसकी भी व्यवस्था की है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये सरकारी मेडिकल कॉलेज देश के अंतर्राष्ट्रीय सभी मेडिकल कॉलेजों के मापदंडों के अनुसार बेहतर होगा और यहाँ पर एक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा लाभ मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में बता दें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने आवास और प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई कर आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश भी दिए। बता दें कार्यक्रम में उन्होंने एक पोस्टर का विमोचन भी किया है और पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सरकार और संगठन की प्राथमिकता है। वहीं जयपुर में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले, ओबीसी सर्वे और यूसीसी को लेकर सरकार पर सीधे तौर पर सवाल उठा दिए। उन्होंने पेपर लीक की आपको बता दें कथित मास्टरमाइंड सुरेश ढाका से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही ये भी कहा कि ओबीसी सर्वे और स्थानीय निकायों से जुड़े फैसलों में सरकार ने समय पर काम नहीं किया। डोटासरा ने आरोप भी लगाए कि कई अहम फैसलों में जानबूझकर देरी की गई, जिससे प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आम जनता साफ तौर पर प्रभावित हुई है। का गठन किया था और उसको 3 महीने के अंदर ओबीसी का इकाईवार ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला, उसके वार सर्वे करके इनको देने का इनका नोटिफिकेशन है। पहली बात तो ये है कि सरकार बन गई थी दिसंबर 2023 में और उसके 10 महीने बाद में पंचायत राज के चुनाव भी होने थे, सरपंचों के भी, और नगर निकाय के 59 नगर निकाय के चुनाव भी 9 महीने बाद में ही आ गए थे। सरकार बनते ही इन्होंने जानबूझ करके ओबीसी आयोग की नहीं की, आयोग की गठन नहीं किया। उसके बाद में जो परिसीमन का कार्य 4 महीने मैक्सिमम में निपटना चाहिए, उस परिसीमन के कार्य को 13 महीने तक ये लटकाए रखे। अब ओबीसी आयोग 3 महीने में काम करना था, 6 महीने में कर देता, 9 में कर देता, आज 14-15 महीने हो गए और हाईकोर्ट भी बार बार इनको कह रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में 243E और अनुच्छेद 243U के मुताबिक 5 साल जिस इकाई को हो गए, उस इकाई का नगर निकाय और पंचायती राज का चुनाव अनिवार्य रूप से इनको कराना होता है, जो ये नहीं करवा रहे। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में आपको बता दें एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस की टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और बस का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया।
हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों युवक अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में भी अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मर्चरी में आपको बता दें भेजकर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। एक मोटरसाइकिल पर 2 जने यहाँ करीबन मृत अवस्था जैसी स्थिति में मिले, जिनको यहाँ हॉस्पिटल रवाना किया गया है। यहाँ रोड जाम था, जिनको सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। राजस्थान में मानसून अभी सक्रिय है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बारिश की रफ्तार धीमी भी बढ़ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश और भरतपुर संभाग में तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके बाद शुक्रवार से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश कम होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील कर दी है। लगभग अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां एकाएक कम होगी। ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल छुटपुट इलाकों में हल्की बारिश की संभावना वो भी उत्तरी और कहीं कहीं पूर्वी राजस्थान में रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए खासकर भरतपुर संभाग और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों के लिए थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और 1-2 स्टेशन पर हेवी रेन भी हो सकती है। लो प्रेशर सिस्टम का असर अभी भी अगले 24 घंटे खासकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा, यानी भरतपुर संभाग और आसपास के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों में मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आज से ही बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे पंजाब की खबर का। बता दें पंजाब सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं और बेटियों को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना की 9वीं किस्त जारी कर दी। इसके लिए आपको बता दें करीब 10 लाख महिलाओं और बेटियों के बैंक खातों में 209 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई है। सरकार का यह साफ तौर पर कहना रहा कि इस योजना के तहत अब तक कुल 1832 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जैसा हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है, उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर अब भाजपा सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उन लोगों को बचाने की लगातार कोशिशें कर रही है जिन्होंने भगवान राम के मंदिर से चोरी जैसा बड़ा अपराध किया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में आपने लोगों से समर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का अब ये बड़ा ऐलान भी कर दिया है। पार्टी का कहना है कि चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। अब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहां पे जमीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए जिसके कागज सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज मौजूद हैं। उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहां पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा
तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे वहां पे, और वहां से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले पर देश के सामने जवाब देना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप भी लगाए हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और आस्था के नाम पर उठे हर सवाल का साफ और पारदर्शी जवाब जनता को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर जवाबदेही की मांग की। वहीं आपको बता दें, इस मामले पर भाजपा की प्रतिक्रिया का इंतजार अब सभी को है। श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी जो चोरी हुई है, वहां पर जो लूट और डाका डाला गया है, वो महापाप है। और वो सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, वो करोड़ों हिंदुओं, 145 करोड़ भारतीयों की जिनकी आत्मा में राम बसते हैं, उनकी आस्था पर, हमारे धर्म पर प्रहार है। हमारे धर्म को कलंकित करने का काम बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर किया है। वो सारा ट्रस्ट बीजेपी और आरएसएस के लोगों से भरा हुआ था। उनकी नाक के नीचे चोरी होती रही। चंपत राय बंसल का इस्तीफा देकर दागदार और लोगों को लाया जाता है, चाहे वो बागरा जी हों, चाहे वो विजय विश्वास पंत जी जैसे लोग हों जो एसआईटी को हेड कर रहे हैं। सबके सब एफआईआर, सबके सब पर घोटाले के आरोप हैं। और मेरा इसमें मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सारा श्रेय लेने की कोशिश करी भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन से लेकर शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा तक, वो चुप क्यों हैं? आपने ये ट्रस्ट बनाया था, आपने इसको आरटीआई से बाहर किया था, आज आप चुप क्यों हैं? आज आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस बात का जवाब मिलना चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। भगवान राम के दरबार में जो चोरी हुई है वो महापाप है और हिंदू धर्म के लोग, इस देश के लोग उससे आहत हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। बता दें, कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मुलाकात पर अब सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें ऐसे नेताओं से नहीं मिलना चाहिए जिन पर विपक्ष भरोसा भी नहीं करता। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस अब और तेज होती नजर आ रही है। पवार जी को इंडिया अलायंस के लोगों ने राज्यसभा में चुन करके भेजा और शरद पवार जी एक बहुत बड़े नेता हैं इस देश के और बहुत कुछ देखा। उम्र के इस पड़ाव में मुझे तो नहीं लगता, मेरा व्यक्तिगत राय है कि शिंदे से मिल करके ये जो पीठ पे छुरा भोंकने वाले गद्दारों से मिलना चाहिए। इससे इनकरेजमेंट मिलता है और पैसा और दबाव के कारण एमएलए और शिंदे के साथ गए थे, जो कि सत्ता के दबाव और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव के सामने कई लोग ठहर नहीं पाए हैं, क्योंकि भारत के राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जमीन घोटाला है, इधर घोटाला उधर घोटाला है। लेकिन कम से कम शरद पवार जी को जिंदगी के इस दहलीज पर ऐसे विश्वासघाती लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहिए था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दौरे को भारत के लिए अहम माना जा रहा है। बता दें, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने साफ तौर पर कहा कि इस दौरे से भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की सप्लाई शुरू करेगा। साथ ही क्वाड देशों के बीच भी सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक ताकत और भी ज्यादा मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा देखते हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो इसको जापान के प्रधानमंत्री का जो दौरा भारत में हुई थी, हाल में हुई थी, उसके साथ ही देखना चाहिए कि जो डिफेंस और सिक्योरिटी में हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर्स के साथ संपर्क किया हाईएस्ट लेवल्स पे और काफ़ी एग्रीमेंट्स भी फाइनलाइज किए। आप अगर देखेंगे जापान के साथ तो मैरिटाइम सिक्योरिटी डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था इस दौरे का, और भारत और जापान के बीच में एक मैरिटाइम और डिफेंस सिक्योरिटी एक समझौता भी हुआ है।
इंडोनेशिया के साथ अगर देखें तो एक सिमिलर एक मतलब नीति रहा, जिसमें से इंडोनेशिया और भारत का कोऑपरेशन इन एरियाज में काफ़ी बढ़ जाएंगे और मेरे ख्याल से हमारे दोनों देशों के बीच में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हाल में दौरा हुई है, इसमें अगर देखें तो एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है, जिसमें से दोनों साइड का नेवल एरिया में कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी। वहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला की मांग पर भाजपा सांसद तरुण चुग ने अब सीधे तौर पर जवाब दिया। तरुण चुग ने यह साफ कहा कि फारूक अब्दुल्ला अपनी सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाई और अब पुरानी राजनीति को फिर से आगे बढ़ा रही है। कान भटकाने, अपनी नालायकी नाकामयाबी से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैनिफेस्टो की वादा खिलाफी पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। गुपकार गैंग बासी कड़ी में उबाल कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, याद है आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या वादे किए थे? उनमें से कोई भी वादा अभी तक पूरा हुआ है? जम्मू कश्मीर को दशकों तक परिवारवादी, अलगाववादी राजनीति और भ्रष्टाचार की आग में झोंकने वाले लोग, जिन्होंने 1990 में मुख्यमंत्री रहते जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया। 1,60,000 कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं पंजाब कांग्रेस में मतभेद की खबरों के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें पार्टी के किसी नेता से कोई भी शिकायत नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। वड़िंग ने यह भी कहा कि सभी नेता मिलकर संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर काम करेंगे। उन्होंने साफ भी किया कि पार्टी के भीतर बातचीत और तालमेल बना हुआ है। भरोसा जताया भी है कि कांग्रेस एक टीम की तरह आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में जनता के बीच मजबूती से अपनी बातें रखेगी। बघेल जी ने बताया कि कल मीटिंग रखी गई है और मेरे को पता नहीं कहाँ रखी गई है, कैसे रखी गई है। बघेल जी और साहब की मीटिंग होगी, क्या हुआ, आप इस मीटिंग में नहीं होंगे? नहीं, मेरे को तो बघेल साहब ने कहा है कि मैं अकेले में पहले बात करूंगा, फिर बैठ के हम बातचीत करें। लेकिन कब आप और चन्नी एक स्टेज पर कब नजर आएंगे? ये तो मेरे को लगता है आने वाले एक आधे दिन में आपको सब लोग एक इकट्ठे मंच पे नजर आएंगे। यार सुनो, ये आप लोगों ने बना दिया कहानी। एक व्यक्ति बता दो जो सीनियर लीडर है, जो महीने रखता है, उसने ये कहा है कि हम प्रेसिडेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चन्नी साहब, सुखजिंदर रंधावा जी, अरुणा चौधरी जी, प्रताप बाजवा जी, यही लोग हैं ना सीनियर्स। तो अब बता दीजिए किसने कहा है कि हम उनकी प्रधानगी को स्वीकार नहीं करना चाहते? ये आप बना रहे हैं। अगर कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा जो पार्टी से निकाला हुआ है वो अपनी पीड़ा को लेकर आपके मन से बोलता तो आप उसको भी चला देते हो कि वो प्रधानगी को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कभी आपने पूछा है कि आप कौन हो? कि जो व्यक्ति ये मेरे को कह रहा है, 3.5 करोड़ की आबादी है पंजाब में, हो सकता है बहुत से लोग मेरे को पसंद ना करते हो, लेकिन उससे ये तो पूछो कि आप किस पद पे हो, आप क्या हो, आपको मंजूर नहीं है। ऐसे तो हो सकता है मैं 50 लाख लोगों को मंजूर नहीं हूँ। वहीं पंजाब के जालंधर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की। बता दें, कार्यक्रम गुरुद्वारा परिसर में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में संगत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्क्रीनिंग का उद्देश्य फिल्म के संदेश को लोगों तक पहुंचाना और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, कमेटी के सदस्यों ने भी अपनी बातें रखी और फिल्म की सराहना की। इस खास आयोजन की तस्वीरें और वीडियो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। कबू न छाड़े खेत, गुरु प्यारी साध संगत जी, जो 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਾ ਹੁਮਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ।
ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ सरकार ਨੂੰ पिछू पै गए। बेनती सरकार दी, सरकार ने जो की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे मुंसिफ टीवी के साथ। नमस्कार।